राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर सालों से राजनीति का खेल चलते आ रहा है और अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी राम मंदिर बनने के बाद भी लगभग हर पॉलिटिकल पार्टियां राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना ही देती है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं तमाम नेता और हर बार नुकसान का सामना करना पड़ता है भोली भाली जनता को और हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों को। इसीलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस कहानी की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। आखिर मंदिर मस्जिद की आग किसने लगाई जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और शायद कभी खत्म भी होगा या नहीं। और मंदिर वहीं बनाएंगे। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने कांग्रेस ने वही लाइन ली है जो शंकराचार्य ने ली है और संतों ने ली। तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी एक ब्रिटिश था जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर लगे हैं वो हिंदू मंदिरों से लिए गए हैं। आपको बता दें कि 1838 से पहले 300 वर्षों तक कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने तुड़वा दिया है और उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया है। साल आता है 1853 और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है, जिसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी गई और इस तरह से भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे की कानूनी हक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह इन्होंने मंदिर बनाने के लिए कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था, लेकिन ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधे पहुंचती है साल 1934 में। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक करवाया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के लिए रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। जिसके बाद 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगते हैं। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा है। जिसके बाद अगली ही सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो मुसलमान वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं। मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा। ये वो समय था जब देश में संविधान अभी लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकती थी।
इस दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। उस समय फैजाबाद के जिलाधिकारी थे के नायर। नेहरू ने के नायर को एक खत लिखा। खत में वो मस्जिद से मूर्तियां हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर ने इस आदेश को नकार दिया। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ की स्थिति अभी गंभीर है, दंगे हो सकते हैं। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू ने एक फिर से खत लिखा। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके बाद नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक मस्जिद में रखी मूर्तियों के यहाँ एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्द का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद के बाहर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल केस फाइल किया। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से हटाया न जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से पिक्चर में आई। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे को ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ बोर्ड ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहाँ मस्जिद थी और अभी भी है, जिसके बाद अगले 20 से 25 सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब साल आया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया, जिसके बाद हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं और मांग उठने लगती है कि मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते और प्रधानमंत्री बनते। राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थी। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या अहम रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामपंथी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाह बानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी भली भांति जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा, जिसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दी थी। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था और पूजा पाठ कर सकता था, लेकिन नमाज अभी भी शुरू नहीं हो सकी थी। 9 नवंबर को विभिन्न विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रखी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 चुनावी साल था। वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू कर दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1989 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा के चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 सीटें ही थी। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया गया।
गिरफ्तारी की ये जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 से देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दौरान अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कार सेवकों की बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज लहराते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को फोन आते हैं। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मारे गए, कोई गोली से तो कोई भाग दौड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फिर से आदेश लखनऊ से ही आया। इस दौरान कुल 28 कार सेवक मारे गए। यह वही दौर था जिसके बाद से मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। मई 1991 में चुनावी प्रचार के लिए गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती थी। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव हुए। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस बार 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंचते हैं। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3:30 बजे और तीसरा 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। जब मस्जिद गिरी तो वीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे। इन नेताओं पर अभी भी केस चल रहे हैं जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले ही तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में वीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है और कहती है कि मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करे। सरकार यदि कुछ नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। इसके बाद अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। यानी एएसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एएसआई विवादित स्थान पर खुदाई कराती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है और अगस्त 2003 में एएसआई रिपोर्ट पेश करती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। कुल मिलाकर पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, दूसरा राम जन्मभूमि न्यास को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया। लेकिन इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। इसके बाद साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 को अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबडे और जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की इस बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने पूरा सोच समझकर फैसला लिया और एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दिया गया। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं।